हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज की हमारी जो क्लास रहेगी इसके अंदर सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली क्लासों के अंदर टॉपिक कर चुके हैं, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुगल बादशाह अकबर। जो मुगलों के बादशाह थे अकबर, जिसने संपूर्ण भारत के अंदर अपनी सत्ता को कायम रखा था। तो इस क्लास के अंदर लास्ट तक बने रहें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो देखना है आपने। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो गुलाम वंश था इसकी जो स्थापना थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। इसकी जो स्थापना थी 1206 के अंदर हुई थी। और गुलाम वंश को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे इल्बरी वंश कहते हैं या फिर इसे यामिनी वंश भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है चहलगानी समूह, जिसे चालीसा भी कहते हैं। चहलगानी समूह जिसे चालीसा यानी कि 40 अमीरों का समूह, 40 अमीरों, जो अमीर वर्ग था दिल्ली सल्तनत के अंदर, उनका समूह था ये एक। इसका जो गठन था वो किसने किया था? इसका गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश इसका आंसर है। नेक्स्ट है कुश्के सिरी का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कुश्के सिरी का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कुश्के सिरी का जो निर्माण था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सराय ए अदल क्या था? सराय अदल की अगर हम बात करें तो ये सल्तनत काल के अंदर स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार था। स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार था ये। इसका जो गठन था वो अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में किया था। अलाउद्दीन की एक सबसे इंपॉर्टेंट योजना थी, वो थी बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली, इस योजना के तहत, इस प्रणाली के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने सराय अदल का गठन किया था, जो स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को राजधानी कब बनाया? सबसे पहले देखेंगे कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा देवगिरी को जो राजधानी थी वो 1327 के अंदर बनाया गया था, जो 1335 तक रही थी। और उसका नाम क्या रखा था? उसका नाम रखा था दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो देवगिरी को राजधानी बनाई गई थी उसका नाम दौलताबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने बंदगान विभाग का संबंध किससे है? दीवाने बंदगान जो विभाग था इसका जो संबंध है वो है दास विभाग से। इसका जो संबंध है वो दास विभाग से है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्थापना थी फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। दीवाने बंदगान विभाग की जो स्थापना है वो फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी, क्योंकि इसके शासनकाल में दासों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। दासों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी, इसलिए फिरोज तुगलक ने दासों की स्थिति से निपटने के लिए एक विभाग की स्थापना की, जिसे दास विभाग कहते हैं, दीवाने बंदगान विभाग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग जो तुर्क आक्रांता था, विदेशी शक्ति थी, जिसके द्वारा भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। और उस समय जो दिल्ली सल्तनत का राजा था वो था नासिरुद्दीन महमूद। और उस समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश का राजा उस समय नासिरुद्दीन महमूद था, जिस समय तैमूर लंग के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना कब और किसने की थी? आगरा नगर की जो स्थापना है वो 1504 ईस्वी में निजाम शाह के द्वारा की गई थी। निजाम शाह, जिसे सिकंदर शाह के नाम से जाना जाता है।
आगरा नगर की जो स्थापना थी वो 1504 में निजाम शाह ने की थी, जिसे सिकंदर शाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीवाने विजारत क्या था? दीवाने विजारत की अगर हम बात करें तो ये सल्तनत काल में वित्त विभाग के नाम से इसे जाना जाता था। एक वित्त विभाग था और इसका जो प्रमुख था वो वजीर कहलाता था। इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था वो वजीर कहलाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दीवाने मुस्तखराज था इसका जो संबंध था वो वित्त विभाग से था। और दिल्ली सल्तनत के अंदर इसकी जो स्थापना थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? आप सबको पता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 के अंदर हुआ था। हमने जब मुगल साम्राज्य स्टार्ट किया था तो मुगलों की स्थापना से पहले ही पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और ये जो युद्ध है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी होता है। इब्राहिम लोदी के हारने पर जो दिल्ली सल्तनत होती है वो बाबर के अधीन हो जाती है और बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। भारत पर शासन करने से पहले जो बाबर था वो अफगान का शासक रह चुका था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तुझके बाबरी किसकी आत्मकथा है? तुझके बाबरी कह लो या तुझक ए बाबरी या तुझके बाबरी जो आत्मकथा है वो बाबर की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या फिर इस आत्मकथा को बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। बाबरनामा कह लो या फिर तुझके बाबरी कह लो, ये जो आत्मकथा है वो किसकी है? बाबर की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि कब ग्रहण की थी? शेर खां के द्वारा 1539 में चौसा का युद्ध होता है। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ता है ये। और ये जो युद्ध है वो हुमायूं और शेर खां के बीच में होता है। शेर खां इस युद्ध में जीत जाता है और जीतने के पश्चात शेरशाह सूरी की उपाधि ग्रहण करता है। अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो शेर खां का जो मूल नाम है वो फरीद होता है। इसे शेर खां की जो उपाधि है वो बिहार के शासक बहार खां के द्वारा दी जाती है। क्यों? क्योंकि शेर खां जो फरीद होता है वो निहत्थे बिना हथियारों के एक शेर को मार देता है। जब बिहार के शासक बहार खां को इसका पता चला तो उसने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम बिहार में स्थित है। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो डमरू की आकृति का है। डमरू की आकृति का मकबरा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जीटी रोड। जीटी रोड का मतलब है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, जो बंगाल के सोनार गांव से लेकर, ये बंगाल से चलती थी सोनार गांव से, और पेशावर तक जाती थी पाकिस्तान तक। इतनी लंबी सड़क का निर्माण करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। चार इसके अलावा 3 और बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया था, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। सिर्फ हमें इतना पता है कि शेरशाह सूरी के द्वारा जो जीटी रोड बनवाई गई थी वो बंगाल के सोनारगाम से लेकर के पेशावर पाकिस्तान तक जाती है, जिसे जीटी रोड ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। अब हम आगे का हमारा जो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब हम शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अकबर। अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान और प्रतापी शासक होता है।
अकबर के शासनकाल की बात करें तो वो 1556 में शुरू होता है और 1605 में समाप्त होता है। अकबर का जो जन्म था वो 1542 में होता है। अकबर का जन्म 1542 में होता है और इसका जो जन्म है वो पाकिस्तान के अमरकोट नामक किले के अंदर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर का जो जन्म है वो अमरकोट नामक किले में होता है जो पाकिस्तान में स्थित है। देखो ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दो नाम आएंगे यहाँ पे, आप इसके अंदर कंफ्यूज होते हो जरूर। अब दूसरा नाम आता है इसका राज्याभिषेक, कि अकबर का जो राज्याभिषेक था वो 1556 में हुआ था कल्लानौर में। अकबर का राज्याभिषेक जो था वो कल्लानौर में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डाउट हो जाता है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, हम लिख देते हैं कल्लानौर, बट यहाँ हुआ क्या था, यहाँ अकबर का राज्याभिषेक हुआ था और इसका जो राज्याभिषेक था वो बैरम खां के द्वारा किया गया था, ईंटों का सिंहासन बनवा करके। और अकबर के शासनकाल में ही 1556 के अंदर पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में होता है। 5 नवंबर 1556 के अंदर ये युद्ध हुआ था और ये जो युद्ध था वो बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बैरम खां और हेमू के बीच में। इस युद्ध में बैरम खां विजयी हुआ था, हेमू इस युद्ध में घायल हो गया था और कुछ ही समय पश्चात इसकी मृत्यु हो गई थी। हेमू की अगर हम बात करें वो एक अफगान सेनापति था, अफगान सेना का ये सेनापति था और हेमू ने अपने शासनकाल में कुल 22 युद्ध लड़े, 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। हेमू के द्वारा अपने शासनकाल में कुल 22 युद्धों में इसने विजय प्राप्त की और सबसे इंपॉर्टेंट कि हेमू के द्वारा विक्रमजीत की उपाधि ग्रहण की गई थी। विक्रमजीत की उपाधि ग्रहण की थी हेमू ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इतना मैं कि अकबर का जो जन्म था 1542 में हुआ था अमरकोट पाकिस्तान के अंदर। इसका जो राज्याभिषेक था वो कल्लानौर पाकिस्तान में कल्लानौर के अंदर हुआ था और अकबर के शासनकाल में ही पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 के अंदर। ये जो युद्ध था बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था और हेमू जो था वो अफगान सेनापति था। हेमू ने अपने शासनकाल में कुल 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी और इसके द्वारा विक्रमजीत की उपाधि ग्रहण की गई थी। अब आगे चलते हैं इसके अंदर कि 1566 के अंदर 1566 में आपकी बुक्स में गलत लिखा हुआ है। कईयों को बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी बुक के अंदर गलत लिखा होगा, जिसके अंदर लिखा होगा 1516, वहाँ 1516 नहीं है, 1516 की जगह आप 1566 कर लें। अकबर की अगर हम बात करें तो इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 1566 में बाज बहादुर से, अकबर ने 1566 में बाज बहादुर से मालवा का किला, चुनार का किला और गोंडवाना का किला जीत लिया। गोंडवाना का किला, इन सभी पर इसने अधिकार कर लिया और इसके साथ साथ अकबर के भय से सुरजनहाड़ा ने भी रणथंभौर का किला अकबर को सौंप दिया। सुरजनहाड़ा ने भी क्या किया, अकबर को रणथंभौर की चाबियां सौंप दी और इसके साथ साथ अकबर के भय से 1570 में बीकानेर और मारवाड़ के राजाओं ने भी अपने किले की जो चाबियां थी वो मुगल सम्राट बादशाह अकबर को सौंप दी। यानी कि 1570 में बीकानेर और मारवाड़ के राजाओं ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसी दौरान अकबर के द्वारा 1570 में ही नागौर दरबार का आयोजन किया जाता है और इस नागौर दरबार में बीकानेर और मारवाड़ के राजाओं ने तो अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ के प्रतापी राजा प्रताप, महाराणा प्रताप के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने बहुत से प्रयास किए थे और इसके खिलाफ 4 दल भेजे थे, जिसे
जमा भट्टो के नाम से जाना जाता है। ये जो 4 दल थे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम के अंदर आपके लिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर द्वारा पहला अभियान कब किया गया था। तो उसका अभियान जो था वो 1572 में किया गया था। इसके अलावा जो दूसरा अभियान था वो 1573, तीसरा भी 1573 और चौथा भी 1573 के अंदर किया गया था। इसका जो पहला अभियान था 1572 के अंदर जय से जलाल खां को भेजा था, लेकिन ये प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। अकबर का ये अभियान असफल हुआ। दूसरी बार भेजा गया मानसिंह को, लेकिन फिर ये अभियान क्या हुआ 1573 में, ये भी असफल हो गया। तीसरी बार भेजा गया था भगवान दास को, ये अभियान भी इसका असफल हो गया। और चौथी बार भेजा गया था टोडरमल को। ये जो चारों के चारों अभियान थे महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, ये चारों के चारों असफल हो गए थे। इसके पश्चात महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने 1576 में युद्ध का सहारा लिया कि युद्ध के माध्यम से महाराणा प्रताप को अपने अधीन किया जाए। और ये जो युद्ध है 18 जून 1576 को होता है, जिसे हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था। और इस युद्ध में जो सेना का जो नेतृत्व किया गया था, मुगलों की सेना की तरफ से मानसिंह आए थे और राजपूतों की सेना से प्रताप के द्वारा नेतृत्व किया गया था। मानसिंह और प्रताप के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना, लेकिन महाराणा प्रताप मुगलों के हाथ नहीं लगे थे, तो अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इसलिए ये भी कहा जाता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। अकबर का उद्देश्य पूरा ना होने के कारण कुछ राजपूत इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि महाराणा प्रताप के द्वारा युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाने के कारण वो ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार गए थे। लेकिन दोनों ही कथन है, दोनों के उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सके थे, तो हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हम यही कहेंगे कि जो हल्दी घाटी का युद्ध रहा था वो अनिर्णायक रहा था, किसी के पक्ष में निर्णय नहीं जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकबर के द्वारा अपने शासन काल में बहुत से कार्य किए गए थे। जैसा कि अगर हम बात करें कि अकबर ने अपने शासन काल में 1564 के अंदर जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर ने अपने शासनकाल में 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। ये जो जजिया कर था वो हिंदू ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था। इसके अलावा अकबर ने अपने शासनकाल के अंदर 1575 के अंदर इबादत खाने का निर्माण करवाया था। 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया। ये जो इबादत खाना था ये एक धर्म शास्त्रीय चर्चा करने के लिए प्रसिद्ध था। धर्म शास्त्रीय चर्चा, यहाँ अकबर के द्वारा गोवा से कुछ पुर्तगाली मिशनरियों को बुलाया गया था। गोवा से सिर्फ धर्म शास्त्रीय चर्चा करने के लिए, धर्म से संबंधित बातचीत करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए। और इसके अलावा अकबर ने अपने शासनकाल में 1581 के अंदर दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था। अकबर के द्वारा अपने शासनकाल में 1581 में दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया था, जिसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इसका जो प्रधान पुरोहित था वो अबुल फजल था। और इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू जो राजा था वो बीरबल था। बीरबल के द्वारा इस धर्म को स्वीकार किया गया था। मुस्लिम धर्म को, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला यह पहला हिंदू राजा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोबारा से देख लीजिए एक बार इसको कि 1564 में जजिया कर स्वीकार किया, 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया जो कि धर्मशास्त्री चर्चा करने के लिए यहाँ गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलवाया गया था। और 1581 में अकबर ने दीन इलाही नामक नया धर्म चलाया था। इसका जो प्रधान पुरोहित था वो अबुल फजल को बनाया गया था। और इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू जो राजा था वो बीरबल था। इसके अलावा अगर बात करें अगर अकबर के शासन काल में, तो अकबर के द्वारा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसने
काबुल पर विजय प्राप्त की थी जहां शासक था मिर्जा हाकिम। कुछ राज्य लिख रहा हूं जहां अकबर के द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। काबुल हो गया, सिंध हो गया, सिंध का शासक था मिर्जा जानी बेग, मिर्जा जानी बेग। इसके अलावा आ जाएगा इसमें कंधार, कंधार का आ जाएगा हुसैन मिर्जा, कंधार का हो जाएगा हुसैन मिर्जा। इन क्षेत्रों पर, इन राज्यों पर अकबर के द्वारा निर्णायक विजय प्राप्त की गई थी। और इसके अलावा अकबर ने खानदेश पर भी विजय प्राप्त की थी। ये जो खानदेश था वो महाराष्ट्र का स्थान है, खानदेश है वो महाराष्ट्र का स्थान है। इसे जीतने के पश्चात अकबर ने इसका नाम धन देश रखा था। क्यों रखा? क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में इसे धन प्राप्त हुआ था, खजाना, यूं कहें कि इसके हाथ में एक खजाना लग गया था, इसलिए इसने इसका नाम धन देश रख दिया था। और अकबर के शासनकाल में अकबर ने 1584 के अंदर गुजरात अभियान किया था। अकबर ने अपने शासनकाल में 1584 में गुजरात अभियान किया था। और इस गुजरात अभियान पर अकबर ने अब्दुल रहीम को भेजा था, अकबर ने अब्दुल रहीम को भेजा था। और गुजरात अभियान जीतने के पश्चात, विजय होने के पश्चात अकबर के द्वारा अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी, अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। और इसी के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया था। अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया और अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें अकबर के बारे में, तो अकबर ने अपने शासनकाल में जैन अनुयायी थे हरि विजय सूरी, जैन अनुयायी थे हरि विजय सूरी। इसे अकबर के द्वारा, अकबर ने इन्हें जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, अकबर ने इन्हें जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मिस हो गई है एक, कि अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी, ये जो स्थान है आगरा का स्थान है, इसे अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। ये मुगलों की जो राजधानी थी 1569 से लेकर के 1584 तक रही थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज थी, ये मिस हो गई थी। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको लगता है कि हमें डाउट हो रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा से वॉच कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और जिसने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले हम 16 क्लासें अपलोड कर चुके हैं, आपने उन सभी क्लासों को वॉच करना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और घर बैठे आप अपने विषय को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।